नमस्कार दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो खासकर जिनका पेपर बहुत रिजेक्ट होता है और उनको नहीं पता है कि एक रिव्यूअर के रिपोर्ट को, रिव्यूअर के रिस्पॉन्स को, रिव्यूअर ने जो क्वेश्चन पूछा है उनके पेपर में कैसे एड्रेस करना है। और इनके वजह से अगर वो पेपर रिजेक्ट हो जाता है उनका, क्योंकि वो अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर कोई पेपर का आपका पहला रिव्यू आया है तो उस पेपर को आप किसी भी हालत में रिजेक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि पहला रिव्यू आने का मतलब ही है कि वो पेपर बहुत सारा बैरियर क्वालिफाई कर चुका है। बस आपको जो रिव्यूअर एडिटर क्वेश्चन पूछे हैं बस उनके ही जवाब देने और फिर आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। वो कौन कौन सा बैरियर पहले ही क्वालिफाई कर दिया है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पीर रिव्यू प्रोसेस क्या होता है, इसमें अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है जब आप कोई पेपर किसी जर्नल में सबमिट करते हैं। तो अगर कोई पेपर आप किसी जर्नल में सबमिट करते हैं तो उसके 2-3 स्टेप होते हैं और वो 2-3 स्टेप पार करने के बाद वो पेपर रिव्यूअर के पास जाता है। रिव्यूअर उस पेपर को रिव्यू करता है, दैट मीन्स उस पेपर को देखता है और समझता है और वो अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको कमेंट कर। लेकिन जिस फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड में और उस पेपर से रिलेटेड वो रिव्यूअर एक्सपर्ट होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपके पेपर को किसी थर्ड पार्टी को भेजा गया, किसी रिव्यूअर को भेजा गया और वो उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है और फिर भी आपके पेपर को रिव्यू करता है। ऐसा नहीं होता है। जो आपको पेपर को एक रिव्यू करते हैं वो मोस्टली आपके फील्ड के एक्सपर्ट ही होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि सारे जर्नल का एडिटर होते हैं और कुछ ना कुछ रिव्यूअर होते हैं। आप जर्नल के वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि इस जर्नल का एडिटर ये होते हैं। जब आप पेपर सबमिट करते हैं और वो पेपर किसी जर्नल को रिसीव होता है तो सबसे पहले आपके पेपर की सूटेबिलिटी चेक होती है। जनरल सूटेबिलिटी चेक में 2-3 चीज़ें पहले ध्यान दिया जाता है। पहला चीज़ें ये होती है कि जो पेपर आपने भेजा है उस तरह का पेपर उस जर्नल में पब्लिश होता है कि नहीं, जो उस जर्नल का ऑब्जेक्टिव है पेपर पब्लिकेशन का, उस ऑब्जेक्टिव में आपका पेपर फिट आता है कि नहीं। अगर वो फिट आ गया तो फिर ये देखा जाता है कि अगर उसके अब्स्ट्रैक्ट में वर्ड लिमिट है, सपोज 200 या 300 वर्ड लिमिट है और आपका इससे ज़्यादा क्रॉस कर गया है, तो फिर इसके बाद ये देखा जाएगा कि उस जर्नल का टेबल का फॉर्मेट क्या है, उस जर्नल के अकॉर्डिंग आपने टेबल डाला है कि नहीं, फिर फिगर का फॉर्मेट क्या है उसके अकॉर्डिंग डाला है कि नहीं। फिर अगर उस जर्नल का लाइन नंबर या लिमिटेड वर्ड है या फिर पेज नंबर है कि आप 25 पेज से ज़्यादा नहीं डाल सकते इंक्लूडिंग रेफरेंस, किसी किसी जर्नल में ये सब होता है। वो सारी चीज़ें जनरल सुटेबिलिटी चेक में आती है। सबसे पहले ये चेक होता है और ये किस जर्नल का क्या है वो उस जर्नल के आप ऑथर गाइडलाइंस में जाएंगे तो सारा चीज़ मिल जाएगा कि आपको अब्स्ट्रैक्ट की क्या फॉर्मेट होती है, कितने वर्ड लिमिट है कि नहीं, आपको ग्राफिकल अब्स्ट्रैक्ट भी चाहिए कि सिर्फ टेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी उसमें मिल जाएगा कि टेबल का फॉर्मेट क्या होता है, आप टेबल कहाँ रखेंगे, फिर आप वर्ड फाइल भेजेंगे तो उसको कैसे भेजेंगे, लाइन नंबर डालना है कि नहीं। इसके अलावा आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आप फिगर डाल रहे हैं वो फिगर टेक्स्ट के अंदर होना चाहिए या रेफरेंस के बाद फिगर और टेबल होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें आपको उस जर्नल के ऑथर गाइडलाइंस में मिल जाएंगे। एक बार उस ऑथर गाइडलाइंस को जरूर पढ़िए उस जर्नल के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने पेपर को तैयार करने के लिए। तो ये सब जनरल सूटेबिलिटी चेक होती है। जनरल सूटेबिलिटी चेक होने के बाद वो पेपर एडिटर को जाता है और वो एडिटर उस पेपर के लिए रिव्यूअर ढूंढते हैं, रिव्यूअर को मेल करते हैं। जैसे 4-5 रिव्यूअर को मेल कर दिए कि ये हमारे पास पेपर है, रिव्यूअर को ईमेल जाता है। रिव्यूअर के पास 2 ऑप्शन होता है। अगर वो चाहे तो वो पेपर को रिव्यू करने के लिए एक अलग बटन होता है जिसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, या उसके बाद ये भी एक बटन होता है कि अगर आप रिव्यू नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें तो वो ये होगा कि दैट रिव्यूअर इज नॉट एक्सपर्ट इन योर फील्ड और दैट रिव्यूअर इज नॉट वांट टू रिव्यू योर पेपर। ऐसे भी होता है। 2-3 भी एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद आपके पेपर रिव्यू में चला जाता है। अब उस जर्नल के रूल के अकॉर्डिंग रिव्यूअर को टाइम दिया जाता है कि आप विद इन ए मंथ या 21 डेज में या 30 डेज में या 2 महीने में आप उस पेपर को रिव्यू करके दीजिए। रिव्यू करके जर्नल पे ऑनलाइन अपलोड कर देता है। तो वो जब भी अपलोड करता है वो एडिटर को ईमेल जाता है कि रिव्यूअर 1 और रिव्यूअर 2 हैज बीन सबमिटेड देयर ऑन रिव्यू टू द जर्नल। तो जैसे
एडिटर ने 3 रिव्यू को भेजा है, तो 3 रिव्यू को भेजने के बाद वो वेट करते हैं कि तीनों रिव्यू का आता है। कभी कभी 2 रिव्यू से भी वो अपना डिसीजन ले लेते हैं। अब एडिटर जो डिसीजन देता है वो डिसीजन रिव्यूअर के रिस्पॉन्स के ऊपर देता है। रिव्यूअर आपको मेजर करेक्शन के लिए भी दे सकता है, रिव्यूअर आपको रिजेक्ट भी कर सकता है, रिव्यूअर आपको माइनर करेक्शन भी दे सकता है, और रिव्यूअर विदाउट चेंज एक्सेप्ट भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका पेपर रिव्यूअर को कितना अच्छा लगा, या रिव्यूअर उस पेपर में और क्या चाहता है कि आप उसको इम्प्रूव करें। तो ये सब चीज़ें रिव्यूअर कमेंट करता है। अगर रिव्यूअर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो विदाउट चेंज एक्सेप्ट भी कर लेता है। ऐसे भी बहुत केसेस में होता है। लेकिन दोस्तों मोस्ट ऑफ केस में मेजर करेक्शन ही आता है अगर आप पहली बार भेजते हैं। तो उस रिव्यू के पॉइंट को, रिव्यू के क्वेश्चन को आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बात आप ध्यान में रख लीजिए कि आप जब तक आप रिव्यूअर आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होगा, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए कि वो पेपर को रिकमेंड करे एक्सेप्टेंस के लिए। और जब तक रिव्यूअर सेटिस्फाइड नहीं होगा आपके आंसर से, तब तक रिव्यूअर आप क्वेश्चन आपसे पूछता रहेगा, और एडिटर भी यही आपको बोलते रहेंगे कि आप रिव्यूअर के क्वेश्चन को जवाब दें। इसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आपका पेपर एक्सेप्ट करना है कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आप अगर कोई रिव्यूअर के रिस्पॉन्स को लिखें तो आप किस तरह से लिखें, हम उस पर अभी बात करते हैं, ताकि आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाए। रिव्यूअर आपके पेपर को साइंटिफिकली इवेल्युएट करता है, और रिव्यूअर इज द फर्स्ट रीडर ऑफ योर पेपर। सबसे पहले आपके पेपर को रिव्यूअर ही पढ़ता है। रिव्यूअर आपके पेपर में पेपर का फ्लो देखता है कि आपका पेपर का फ्लो सही मेंटेन है कि नहीं। ये नहीं कि आप पहले लाइन में कुछ और लिख रहे हैं, दूसरे लाइन में कुछ और रहे हैं, फिर तीसरे लाइन में कुछ और लिख रहे हैं, इससे फ्लो मेंटेन नहीं होता है। तो ये वो सबसे पहले आपके पेपर का फ्लो देखता है। दूसरी बात, आप जो भी ऑब्जेक्टिव है, आपका पेपर का पर्पस है इस रिजल्ट को एनालिसिस करने का, वो क्लियर है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं। जब क्लियर होता है वो समझ आता है कि हाँ ये रिसर्च गैप है। दूसरा, जो आप चीज़ें लिख रहे हैं उस पेपर में वो अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं, वो आप चीज़ों को अच्छी तरह से एक रीडर को, एक लेमैन को समझा पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ भी देखा जाता है रिव्यूअर के थ्रू। इसके बाद रिव्यूअर ये आपको चेक करता है कि जो आपने डाटा यूज किया है वो डाटा सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, जो आप कहना चाहते हैं वो बात इस पर्टिकुलर डाटा को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। अगर पर्टिकुलर डाटा लगता है कि डाटा सैंपल कम है और आप कोई बड़ी बात कह रहे हैं, तो ये बोलेगा कि आप डाटा सैंपल को बढ़ाइए और तब जाके इस बात को जस्टिफाई कीजिए कि जो आप कह रहे हैं अपने पेपर में वो सही है। तो ये चीज़ भी रिव्यूअर देखता है। तीसरा देखता है कि जो आपने उस डाटा से मेथडोलॉजी यूज किया है, वो मेथडोलॉजी में जो पैरामीटर यूज किया है, वो पैरामीटर या इक्वेशन सही है कि नहीं, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपका आउटपुट है। अगर वो भी सही हो गया तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप फिर आपके रिजल्ट में जाता है कि आप रिजल्ट को किस तरह से प्लॉट किए हैं। दोस्तों एक चीज आप ध्यान में रखिए कि किसी भी रिजल्ट को 3, 4, 5 तरीके से प्लॉट किया जा सकता है। जैसे आपको किसी डाटा को कंपैरिजन करना है, तो डाटा को कंपैरिजन करने के लिए आप बहुत सारे प्लॉट से कंपैरिजन कर सकते हैं। आप सिंपल स्कैटर्ड प्लॉट भी कर सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, आप टाइम सीरीज भी प्लॉट कर सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, आप कोई टेलर डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, आप कोई बार प्लॉट से भी दिखा सकते हैं कंपैरिजन। तो कौन सा पर्टिकुलर प्लॉट आपके डाटा के लिए सूटेबल होगा, कौन से पर्टिकुलर प्लॉट से आपका डाटा ज़्यादा विजुअल होगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा, वो भी रिव्यूअर के मन में होता है कि अब आप सपोज आप स्कैटर्ड प्लॉट किए हैं, तो स्कैटर्ड प्लॉट से हो सकता है कि उसको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो कि आपका एक्सपेरिमेंटल में और आपके जो सिमुलेशन में है वो कितना ये हो रहा है। तो वो बोलेगा कि आप चलो बार प्लॉट करके दिखाओ। आपको ये भी बोल सकता है कि आप टाइम सीरीज प्लॉट करके दिखाओ कि कितना मैच कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें चेंज करने के लिए वो बोल सकते हैं आपके पेपर में। इसके बाद वो आपको देखता है कि आपका जो फिगर है वो फिगर को सही रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं आपके रिजल्ट में और टेक्स्ट में। इसके बाद फिर आपने डिस्कशन कैसे किया है। अगर आपका रिजल्ट आया है और बाकी 10 लोगों का रिजल्ट है आपके रिसर्च के आसपास, तो आप उस रिजल्ट से आप अपने रिजल्ट को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, इस तरह का डिस्कशन आपने किया है कि नहीं।
अगर उस पहले वाले जो भी फाइंडिंग्स है किसी दूसरे रिसर्चर के द्वारा वो उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं और कितना सेटिस्फाइड नहीं है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका रिजल्ट अगर ऐसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है उसका रीजन आपको देना है। इसके बाद कंक्लूजन और रेफरेंस देख लेते हैं। तो इसके बेसिस पे ही आपको वो कमेंट करते हैं। अब कमेंट आपके इंट्रोडक्शन से ही शुरू हो जाता है, इंट्रोडक्शन या अब्स्ट्रैक्ट से ही शुरू हो जाता है। इवन आपके पेपर के टाइटल में भी लोग कमेंट करते हैं कि ये टाइटल इस पूरे मैन्युस्क्रिप्ट के लिए सूट नहीं है, तो आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो जनरली जो रिव्यूअर आपको कमेंट देते हैं वो दो सेक्शन में कमेंट देते हैं। एक तो आपको मेजर कमेंट देते हैं और दूसरा माइनर कमेंट देते हैं। माइनर कमेंट में वो उनको ये लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इस कमेंट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसा उन्होंने बोला आप वैसे उस पेपर में चेंज करके उनको जस्टिफाई कर दीजिए। मेजर कमेंट में कभी कभी बहुत ज़्यादा मेजर कमेंट होता है और उसमें आपको बहुत ही प्रिसाइजली आंसर देना होता है। मेजर हो या माइनर हो, आपको दोनों में प्रिसाइजली ही आंसर देना है, टू द पॉइंट आंसर देना है। लेकिन माइनर जनरली होता है कि चलो ठीक है, ये आसान है आपके लिए, ये आसान है रिसर्चर के लिए कमेंट लिख देना। मेजर में वो कभी कभी ये भी हो सकता है कि कुछ और एनालिसिस करने के लिए बोल दे और वो ऐड करने के लिए बोल दे। मेजर में कभी ये भी होता है कि आपको मेथोडोलॉजी चेंज करने के लिए बोल दे। तो आप सिंपल सोचिए कि अगर आपका मेथोडोलॉजी ही चेंज हो गया तो उसके बेसिस पे तो ही तो सारा रिजल्ट है, तो सारा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, फिर आपका टेक्स्ट का राइटअप भी सारा चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह के जो कमेंट होते हैं वो मेजर कमेंट होते हैं करना। इस मेजर और माइनर कमेंट को आपको कैसे प्रिसाइजली आंसर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक दो सैंपल आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि आप कैसे कमेंट को एड्रेस कीजिए ताकि रिव्यूअर को लगे कि नहीं, उसने जो पूछा है आपने इस तरह का जवाब देने की कोशिश किया है। हालांकि उसका क्वेश्चन और आंसर के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो आपके फील्ड और क्योंकि वो सारे रिसर्चर के अलग अलग फील्ड होते हैं। लेकिन आपको अप्रोच कैसे करना है उसके रिव्यू के रिस्पॉन्स के लिए ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो जब भी आप अपने पेपर को रिव्यू करने के लिए बैठिए तो आप पहले उसका हेडिंग डालिए रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर। इसके बाद उस जो आपके पेपर का जर्नल के थ्रू रेफरेंस नंबर मिला है उसको डालिए। इसके बाद अपने पेपर का टाइटल डालिए। इसके बाद आप अपना नाम और जो भी को ऑथर हैं उसमें उनका सारे का नाम डालिए और फिर एक राइटअप लिखिए 4-5 लाइन का एप्लीकेशन टाइप का टू एडिट। अब उसमें आप इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं जो अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। आप स्टार्ट कीजिए, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू सबमिट ए रिवाइज्ड ड्राफ्ट ऑफ माय मैन्युस्क्रिप्ट। आप अपना टाइटल डाल दीजिए और उनको थैंक्स बोलिए कि आपके पेपर को उन्होंने रिव्यू किया है और अपना वैल्यूएबल टाइम दिया है, वैल्यूएबल सजेशन दिया है एडिटर को भी और रिव्यूअर को भी आपके पेपर को पढ़ने के लिए। और इसके साथ आप ये भी लिखिए कि हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमारे इस तरह के कमेंट मिले ताकि हमारा पेपर इससे इम्प्रूव हो जाएगा और हम अपने सारे कमेंट और सजेशन को इनकॉर्पोरेट किए हैं रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट में। इसके बाद कमेंट फॉर रिव्यूअर लिखिए, रिव्यूअर 1 लिखिए, रिव्यूअर 2 लिखिए। इसके बाद कमेंट फॉर रिव्यूअर 1 के बाद कमेंट फॉर रिव्यूअर के सेक्शन में आप कमेंट लिखिए, कमेंट 1 रिव्यूअर का। इसके बाद आप उसका रिस्पॉन्स लिखिए। इसमें अब कमेंट में दो चीज़ें होगी, या तो आप कमेंट से एग्री होंगे या डिसएग्री होंगे। अगर आप डिसएग्री भी उसके कमेंट से होते हैं तो आप उनको सिंसियरली थैंक्स बोलिए और आप अपनी बात को रखिए और ऐसे मत लिखिए कि आई एम कम्प्लीटली डिसएग्री विथ योर कमेंट और ऐसे ही होता है। आप उनके कमेंट से डिसएग्री हो सकते हैं, ये आपके रिसर्च है, आप उनसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आप क्यों डिसएग्री हुए हैं उसको उस कमेंट में डालना है कि हमने ये किया ये किया ये किया, इसीलिए जो आप बोल रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। उनको आप बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए अपने बात को, या अगर उसमें कुछ और एनालिसिस करना है उनके बात को एग्री कराने के लिए तो आप एनालिसिस का रिजल्ट भी डालिए और बोलिए कि मैंने ऐसे भी किया लेकिन जो आप कह रहे हैं वो चीज़ें नहीं आ रही है, इसीलिए जो हम लोगों ने लिखा है वो सही है। तो इस तरह की चीज़ें आप उनको बताइए तो रिव्यूअर समझ जाएंगे कि नहीं आपने मेहनत किया है इस पे और आप जो बोल रहे हैं वो सही है, फिर वो एग्री हो जाएंगे आपके बात से। ये तो डिसएग्री की बात है। लेकिन जब आप एग्री हैं तो भी उनको थैंक्स बोलिए कि मैं आपके बात से एग्री हूं और हम लोगों ने जो भी आपने सजेशन दिया है वो सजेशन के बेसिस पे अपने चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है, जो हमारा रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो ऐसे ही आप कमेंट 1, कमेंट 2, कमेंट 3, कमेंट 4 और उसी का रिस्पॉन्स 1, रिस्पॉन्स 2, रिस्पॉन्स 3 कमेंट के ही नीचे आप
लिखते जाइए। लेकिन जब भी आप लिखिए कमेंट, वो कमेंट लिखने के लिए आपके पास प्रिसाइजली आंसर होना चाहिए। आप कुछ भी ऐसे मत लिखिए कि वो कुछ और पूछ रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। ऐसे में आप 2 बार 3 बार आप रिव्यू भेजेंगे, आपके पेपर को एक्सेप्ट होना मुश्किल है, नहीं हो पाता है। ये मैं अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। जब तक रिव्यूअर आपके कमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा, तब तक आपको वो क्वेश्चन पूछता रहेगा। ये आप बिल्कुल मान के चलिए। तो आपको अगर पेपर बहुत जल्दी एक्सेप्ट कराना है, तो आपके पहले ही जब आपके मेजर रिवीजन आते हैं, आप उसी में कंप्लीटली टाइम लेके प्रिसाइजली आंसर कीजिए। जो वो पूछ रहा है उसी का लाइन बाय लाइन जवाब दीजिए। अब एक कमेंट में हो सकता है कि 3 सवाल हो, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। आपके रिस्पॉन्स में भी उस तीनों सवाल का जवाब देना है। आप पहले पैराग्राफ में उसके पहले सवाल का जवाब दीजिए, फिर दूसरे पैराग्राफ में उसके दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर तीसरे पैराग्राफ में तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। तो इस तरह से जब आप रिस्पॉन्स देंगे ना उनको, तो वो रिव्यूअर हैप्पी हो जाता है। ये देखता है कि नहीं, हमने जो बोला है ऑथर्स ने वैसे ही रिस्पॉन्स किया है। ये एक पॉजिटिव वाइब जाता है रिव्यूअर के अंदर, और वो अगर उसके मन में कोई कंफ्यूजन है तो छोटा मोटा कमेंट देता है और फाइनली आपकी पेपर एक्सेप्ट हो जाती है। दूसरी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आपका पेपर का रिव्यू आया है तो आप उस पेपर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि एक बार आपके पेपर वो हाथ से चला गया ना, तो फिर आपको 6 महीना और 1 साल लग जाएंगे। फिर आप दूसरे जर्नल में भेजेंगे, फिर वो अंडर प्रोसेस जाएगा, फिर रिव्यू आएगा। उसमें भी नहीं पता है कि आपको कौन सा रिव्यूअर किस तरह के कमेंट देगा। और अगर आप पीएचडी में हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, तो आपका पीएचडी भी पेपर के वजह से डिले होता है। मोस्ट ऑफ केसेस में हम देखते हैं कि डिले हो जाता है पीएचडी। तो सही टाइम पे प्रेजेंट करना इज द आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिसर्च कैरियर। ये एक तरीका है रिव्यू करने के लिए। दूसरा तरीका ऐसे भी होता है कि बहुत सारे रिव्यूअर आपको सेक्शन बना के कमेंट देते हैं। जैसे अब्स्ट्रैक्ट लिख देंगे, अब्स्ट्रैक्ट में जो भी कमेंट होगा उसको दे देंगे, फिर इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर इंट्रोडक्शन में जो भी कमेंट होगा उसको दे देंगे, डाटा मटेरियल एंड मेथड में जो कमेंट होगा उसको दे देंगे, रिजल्ट डिस्कशन में जो कमेंट होगा उसको दे देंगे। तो आपको भी वैसे ही लिखना है। ये नहीं कि रिव्यूअर 1 कमेंट 1, रिव्यूअर 2 कमेंट 2, नहीं। रिव्यूअर 1 अब्स्ट्रैक्ट कमेंट 1, फिर इंट्रोडक्शन कमेंट, फिर मटेरियल एंड मेथड, फिर उसका कमेंट का आंसर देना है। तो जैसे वो रिव्यूअर जिस फॉर्मेट में आपको रिव्यू करने के लिए क्वेश्चन पूछा है, उसी फॉर्मेट में कोशिश कीजिए कि आप जवाब दें। कोई इसका फिक्स नहीं है कि आपको इस तरह का ही जवाब देना है। अगर जनरल है तो सबसे अच्छा यही होता है कि आप रिव्यूअर 1 लिखिए, इसके बाद उसका कमेंट 1 लिखिए, रिस्पॉन्स लिखिए, फिर कमेंट 2 लिखिए, रिस्पॉन्स लिखिए, फिर कमेंट 3 लिखिए, रिस्पॉन्स लिखिए। लेकिन अगर उसमें भी 2 पार्ट मेजर और माइनर कमेंट में डिवाइड है, तो पहले मेजर कमेंट हेडिंग देके मेजर का सारा कर दीजिए, फिर माइनर कमेंट का हेडिंग देके फिर माइनर का सारा रिस्पॉन्स कर दीजिए। इसके अलावा और कुछ बातें होती है, जैसे आपको किसी रिव्यूअर ने बोला कुछ चीज़ें एनालाइज करने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा बल्कि चीज़ें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको डाटा दिखाना पड़ेगा उनको, फिर वो सेटिस्फाइड होंगे आपके एनालिसिस से। तो वो वैसे डाटा को भी आप एक फाइल बनाइए। आप वो फाइल को सप्लीमेंट्री फाइल और एडिशनल फाइल उस जर्नल में ऐड कर दीजिए, तो वो फाइल भी रिव्यूअर देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं, आपने एनालाइज किया है। तो आपको ज़रूरत है तो सप्लीमेंट्री फाइल भी रिव्यू के टाइम पे दे सकते हैं कि हाँ हमने ये, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जब आप पेपर में लिखते हैं तो रिव्यूअर को समझ में नहीं आता है कि इन्होंने एनालिसिस इस तरह का कैसे किया है। तो उसके लिए एक सपोर्टिव फाइल देना पड़ता है जिससे रिव्यूअर को समझ में आ जाए। ये तो रिव्यू प्रोसेस हो गई। अब रिव्यू के बाद क्या होता है? रिव्यू के बाद इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है कि रिव्यूअर को लगता है कि नहीं, ये पेपर अब एक्सेप्ट हो सकता है, तो वो एडिटर को ईमेल जो अपलोड करता है तो उसमें मेंशन रहता है कि एक्सेप्टेड, तो हमारे तरफ से एक्सेप्ट है, अब एडिटर को डिसीजन लेना है। तो एडिटर जनरली जो रिव्यूअर का रिस्पॉन्स आता है उसी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। अगर 2 या 3 रिव्यूअर का रिस्पॉन्स आपका एक्सेप्टेड आ गया तो एडिटर रिजेक्ट नहीं करते हैं, आपके पेपर को ईमेल कर देते हैं कि योर पेपर हैज बीन एक्सेप्टेड, और वो प्रेस में चला जाता है। और प्रेस में कुछ टाइम लगता है क्योंकि वो अपने फॉर्मेट में तैयार करते हैं उस पेपर को। इसके बाद फाइनली आपका पेपर का DOI मिलता है और आपका पेपर ऑनलाइन हो जाता है। तो ये सारी प्रोसीजर होते हैं आपके पेपर को रिव्यू में जाने से पब्लिकेशन तक का प्रोसीजर।
तो ये एक छोटा सा जनरल आइडिया आपको देना चाहता था मैं इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।